शुरुआती जो पेपर हुए थे ना एसओ के, वो उनका एक्सपेक्टेशन था कि आपको मार्केटिंग आती है कि नहीं। उस समय एक्सपेक्टेशन ये था। अब जो एक्सपेक्टेशन है एग्जामिनर्स का वो ये है कि आपको मार्केटिंग तो आनी चाहिए, उसका एप्लीकेशन भी आपको आना चाहिए कि अगर आपको जॉब दी जाए मार्केटिंग ऑफिसर की तो आप अप्लाई कैसे करोगे नॉलेज। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरे साथ आज हैं साहिल। और साहिल मेरठ से बिलोंग करते हैं। इन्होंने अपना एमबीए 2020 में करा है। डुअल स्पेशलाइजेशन था, आईटी और मार्केटिंग इक्वल वेटेज। और काइट इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से इन्होंने अपना एमबीए करा है। सो वेलकम साहिल, कैसे हैं? थैंक यू सर। सर मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं सर? मैं अच्छा हूँ। और अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? 1 अप्रैल को रिजल्ट आ गया और यू आर इन दिस टाइम। सर मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत रिलीफ फील हो रहा है, क्योंकि ये टाइम मैं दोबारा देख रहा हूँ। लास्ट ईयर एक बार और देखा था मैंने, तब नहीं हो पाया था। तो हाँ, मुझे अच्छा लग रहा है इस बार होके। तो साहिल थोड़ा लेकिन सर इस शुरुआत बार को, मैं हाँ। ये भी साथ में बोलना चाहूंगा कि मैं थोड़ा सा ज्यादा कॉन्फिडेंट था इस बार, हम्म। कि मेरा इंटरव्यू भी अच्छा चला गया था। चलो, तो साहिल थोड़ा अपने बारे में बताइए, अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, एजुकेशन स्कूलिंग के बारे में, और आपको ये इस एग्जाम के बारे में कैसे पता लगा। जैसे आपको पता है, माय नेम इज साहिल, आई बिलोंग्स टू मेरठ। बिकॉज मैं एक आर्मी फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। तो मैं मतलब कंट्री के अलग अलग स्टेट में रह के फाइनली मेरठ में शिफ्ट होके यहीं पे एजुकेशन कंप्लीट की है। आई डिड माई ग्रेजुएशन एज बीटेक फ्रॉम विद्या नॉलेज पार्क मेरठ इटसेल्फ, एंड आफ्टर दैट आई डिड माई एमबीए from KIET, which is Kite Group of Institution, Muradnagar, with 88 परसेंटेज। तब मुझे ऐसा लगा कि परसेंटेज अच्छी हो गई है, मार्क्स भी अच्छे आ गए हैं, मैंने कोर्स अच्छे से परस्यू किया है। देन मुझे ऐसा लगा कि आईटी स्पेशलिस्ट ऑफिसर से अच्छा है कि मैं मार्केटिंग ट्राई करता हूँ, जो मैंने रिसेंट ये अभी पढ़ा है, तो इसलिए मैं मार्केटिंग की तरफ गया। अबाउट माई फैमिली, वी आर 5 in my family. My father, as I said, my father is a retired army officer. My mother is a homemaker. Both siblings are in studies. Yes, my hobbies is writing. I love to write. I love to write शायरीज। तो मुझे शायरी लिखना बहुत पसंद है। और मैंने ये आंसर शायरी वाला इंट्रोडक्शन में वहां पे भी दे दिया था इंटरव्यू में, बहुत सोचने के बाद। तो साहिल आपका मुझे लगता है कि आप इससे आपने बताया था कि आपका ये सेकंड अटेम्प्ट है, राइट? इसके अलावा और भी एग्जाम्स का तैयारी आप साथ साथ कर रहे थे? सर मैं ऐसे बोलूंगा कि सर मैं बेसिकली नेट प्रिपेयर कर रहा था। यदि आप मुझसे पूछेंगे कि 2 एग्जाम कौन से साथ में चल रहे थे, तो वो नेट JRF था और एमओ था। वो इसलिए था क्योंकि सर कहीं ना कहीं एक जगह मिलते हैं आके, क्योंकि मेरा नेट में भी जो कोड है वो 17 है, जो बेसिकली मैनेजमेंट से है, HR से नहीं है वो। तो तैयारी कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन में चलती है, तो इसलिए मैंने बाकी पे ज्यादा फोकस नहीं किया था। तो मेरा एमओ और नेट आप बोल सकते हैं, लेकिन मैंने बाकी बैंकिंग एग्जाम्स को नहीं प्रिपेयर किया। ओके, तो अब थोड़ा बताएं कि आपका जर्नी प्रिपरेशन का कैसे स्टार्ट हुआ, आपने क्या क्या रिसोर्सेज यूज करे, कैसे आपने इंश्योर किया कि आपका तैयारी एकदम अच्छे तरीके से हो, क्या क्या स्टेप्स आपने फॉलो करे, आपने क्या चैलेंजेस फेस किए, थोड़ा डिटेल में बताएं। सर बेसिकली आप सबसे पहले एग्जाम में जाते हैं तो सिलेबस सबसे पहला एक पार्ट होता है कि आप सिलेबस की तरफ जाना स्टार्ट करते हैं। और वो सिलेबस जब हो जाता है तो आप ये कोशिश करते हैं कि इसका बेस्ट मटेरियल जो भी अवेलेबल है उसकी तरफ चलते हैं। तो क्योंकि एमओ के लिए सबसे बेस्ट जो है मार्केटिंग पढ़ने के लिए, पूरी दुनिया को पता है, वो फिलिप कॉटलर है। लेकिन मैंने उसको पढ़ने के बाद ये जरूर रियलाइज किया था एमबीए में भी, क्योंकि एमबीए में मैंने 3 या 4 पेज उसके पढ़ लिए थे, है ना, क्योंकि वो सर बहुत सुंदर लगती है बुक देखने में, इसलिए पढ़ लिए थे मैंने वो, है ना। और उसके बाद वही जो एक एमबीए वाला बच्चा करता है, जो पीपीटी पढ़नी होती है क्लास के टीचर की, वो पढ़नी होती है, तो वो हमने पढ़ी थी। तो मैंने स्टार्टिंग में सिलेबस डाउनलोड करने के बाद मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश को बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना था, एक स्पेसिफिक लेवल तक जाना होता है। मैं सबको यही क्लियर करूंगा कि आपको, यदि आप स्पेसिफिकली एमओ के लिए जा रहे हैं, तो मैं ये बोलूंगा कि वो लेवल नहीं मांगता है, वो जो पीओ का लेवल मांगता है या क्लैरिकल का मांगता है। और मैं इस बात को भी साथ में रखना चाहूंगा, अभी तक नहीं मांग रहा है वो, आगे का लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, आज तक के लिए बात को क्लियर करूंगा। आगे मुझे नहीं पता कॉम्पिटेंस किस रफ्तार से बढ़ेगा, लेकिन हाँ ये बात है कि पीओ तक नहीं जाएगा वो लेवल। उसके बाद जैसे ही हम स्पेसिफिकली सेकंड पेपर पे आते हैं जो मार्केटिंग का है, तो मैंने ये देख लिया था सिलेबस में इतना सब कुछ लिखा हुआ था सर, मैं सबको बोलूंगा, आप जब देखेंगे तो इतना डर लगता है, इतनी सारी चीजें लिखी होती हैं जिसमें कि
HRM आता है जो हमने नहीं पढ़ा होता है, एक सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट पढ़ा होता है, ठीक है। उसमें साथ में बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सारी की सारी करंट अफेयर आपको 4 महीने की पढ़नी है। उसमें फाइनेंस के भी कुछ टॉपिक लिखे होते हैं जो मेरे से तो ये सब नहीं दूर दूर तक नहीं सर। आप यदि कुछ, मैं नहीं नाम लेना चाह रहा हूँ, कुछ लोगों के सिलेबस ऐसे डाउनलोड, अच्छा, जो बाकी के चैनल्स हैं या जो बाकी के लोग हैं वो बोलते हैं कि ये तैयारी करो। हाँ, अच्छा, आप ऐसा बोलते हैं कि सर फाइनेंस के 10 क्वेश्चन आते हैं। नहीं, नोटिफिकेशन नहीं कर रहा हूँ मैं सर। जनरल सिलेबस जो पढ़ा हुआ है वो लोग ऐसे बोलते हैं कि आप इतना हिस्सा है जो आप करंट अफेयर का तैयार करें, इतना है जो इसका तैयार करें। और सर फाइनेंस तो मेरे लिए बहुत दूर तक की भी कुछ वो नहीं है। लेकिन मैंने तो कभी नहीं बोला कि इतना कुछ पढ़ो सर। मैं आप तक बाद में पहुंचा था और आपने क्लियरली बताया था कि लास्ट ईयर ऐसा ऐसे हुआ था, जबकि आप जब ऑनलाइन सेशन लेते थे तो आप ये क्लियरली बोलते थे और बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते थे कि सर फाइनेंस में क्या आएगा, सर फाइनेंस में क्या आएगा। और आप रेगुलर ये बोल रहे थे कि लास्ट ईयर 2 क्वेश्चन भी नहीं आए थे, करंट अफेयर का 1 क्वेश्चन आया था, है ना। और सर ये जो आपने एक बात बताई, उस वजह से मैंने इस बार ना एक भी करंट अफेयर नहीं पढ़ा है, एक भी ह्यूमन रिसोर्स का क्वेश्चन नहीं पढ़ा HRM का, और एक भी क्वेश्चन फाइनेंस का नहीं पढ़ा, है ना। तो क्योंकि वहां से एक वो स्टार्ट हुआ कि यार ठीक है, ये सर इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं ये नहीं आएगा, और फाइनेंस तो मैं पढ़ ही नहीं सकता हूँ, चाहे मुझे उसके लिए पेपर छोड़ना पड़े, फाइनेंस नहीं पढ़ पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरा वो कितना वीक है। आपको मैक्सिमम लोग, मैं 80% लोगों की बात कर रहा हूँ, 20 की नहीं कर रहा हूँ, 80% लोग यहाँ पे इस एज में एमओ की जो तैयारी कर रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं इंडल्ज होते हैं किसी जॉब में, किसी कैसे ना कैसे पार्ट टाइम कर रहे होते हैं। तो मैं इस बात को बताऊंगा कि आपके पास फिलिप कॉटलर पढ़ना बेस्ट है, आप पढ़ सकते हैं पूरा थरली, उसे याद रख सकते हैं, तो प्लीज जाइए उसकी तरफ। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, आप जब स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप 10 पेज अच्छे से पढ़ सकते हैं उसके बाद आपको खुद ऐसा महसूस होगा यार कि ऐसा तो नहीं होगा कि मैं कुछ हिस्सा बहुत अच्छे से तैयार कर लूंगा और कुछ हिस्सा बिल्कुल रह जाएगा, और वो ही होने वाला है, ये सच्चाई है कि वो होने वाला है। तो उसके लिए सर का जो मैंने सिलेबस लिया, उस सिलेबस में लेने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं फिलिप कॉटलर पढ़ रहा हूं, और सर ने इतनी ऑनेस्टी से अपनी जो क्लासेस है उसके अंदर खुद ही बोल दिया था कि आपको मेरी क्लासेस ऐसा लगेगी कि फिलिप कॉटलर से हैं, मैंने अपनी पीपीटी तैयार की है वो फिलिप कॉटलर से हैं, आपको ऐसा जरूर लगेगा। इट इज बेसिक एटिकेट, अगर आप कहीं से कोई कंटेंट ले रहे हो तो आपको वो एक्नॉलेज करना ही पड़ेगा। से कुछ ज्ञान ले रहे हो तो उसमें लिखने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि देखो एज अ फैकल्टी ये बात मेरे को भी समझ में आती है कि जो बंदे एग्जाम सेट करेंगे वो भी बेस्टेस्ट बुक्स ही फॉलो करेंगे, मुझे तो नहीं फॉलो करेंगे। वो जो प्रॉपर लिटरेचर है, प्रॉपर किताबें जो कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती हैं, जो सबसे ज्यादा प्रेफर करी जाती हैं, वो भी उन्हीं किताबों को बेस लेकर ही क्वेश्चन पेपर बनाई, और वही सोच के मैंने ये कोर्स डिजाइन करा। नहीं सर, ये बोलना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि हमारी वाली जनरेशन में हम लोग, मैं आपसे पहले 10 साल पहले जब कोई कोड लिखा होता था उसके नीचे एनोनिमस लिखा होता था, तो क्योंकि हम लोग स्टेट बैकग्राउंड से आते हैं तो मैं तब तक ये सोचता था कि एनोनिमस भी किसी राइटर का नाम है। मुझे इसका मतलब नहीं पता था, है ना। तो आपको इस जनरेशन को ये बताना होगा कि आपने कहां से लिया है, तो मैं ये क्लियर इसलिए कर रहा हूँ, है ना, कि आपको फर्स्ट पेपर के लिए आप कहीं से भी पढ़ें, आप पहले किसी पेपर की तैयारी कर रहे होंगे, IBPS की, SSC की, किसी पेपर की तैयारी कर रहे होंगे, मैं ये क्लियर करूंगा यदि बैंकिंग का आपने 1 या 2 पेपर या 2 महीने भी तैयारी की है तो उसके लिए प्री के लिए वो काफी होती है ना। यदि आप 2 घंटे 4 घंटे लेवल तक भी गए हैं तो ठीक होता है ना, वो हो जाता है ना, आप ST देंगे वो हो जाए, है ना। उसके बाद मैं ये बताऊंगा, जो सर ने सेकंड पेपर के लिए तैयारी की, मैंने पूरी तरह सर को फॉलो किया है पूरा टाइम, और मैंने सर को कॉल कर करके इतना परेशान किया है, मैंने ये पूछा है सर मैं पक्का पढ़ लूं ना इससे, सर ये मुझे कम लग रहा है, सर मैं पढ़ लूं ना इससे। सर साथ में मुझसे बोलते थे भाई तू ऐसा करियो फिलिप कॉटलर भी पढ़ के जाइए। मैंने वो जब पूरा पढ़ा, पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा, और मैं साथ में फिलिप कॉटलर को भी रेफर करता था क्योंकि सर बोलते थे तो मैं करता था, मुझे ऐसा लगता था कि मैंने बहुत हद तक ये कंप्लीट कर लिया है, बहुत हद तक। ये बिल्कुल वैसा ही है जो क्लास का सबसे इंटेलिजेंट बच्चा होता है, आप उसके पास एक दिन पहले घर पे पहुंचते हो और उसे बुक देते हो और ये बोलते हो भाई इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे निशान लगाता है। ये फिलिप कॉटलर और सर का सिलेबस बिल्कुल वही है। मैं इसे बहुत सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ, ये वही है, आपको बस ये पूछना है सर इस पे इंपोर्टेंट पे लगा दो निशान, ये वही है और कुछ नहीं। और ये जो है ना कि सर ने फिलिप कॉटलर से सारा सिलेबस लिया है,
आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, आपको ऐसा लग सकता है यार फिर फिलिप कॉटलर ही पढ़ लेते हैं, कुछ नया तो मिलने वाला नहीं है। लेकिन इन दोनों का अलग अलग होना आपके लिए मुसीबत पैदा कर सकता है, क्योंकि आपको दो बिल्कुल अलग अलग लैंग्वेज पढ़नी पड़ेंगी। उनका दोनों का सेम लैंग्वेज में होना ये फायदा कर देता है कि आपका फिलिप कॉटलर आदि खत्म हो जाती है ना। और दूसरी बात, मैं आपको इस वाले पेपर से, इस ईयर के पेपर से ये बात क्लियर करूंगा, लास्ट ईयर में नहीं था वो। अब मैंने खुद ऑब्जर्व किया है कि क्वेश्चंस प्रोसेस पे आने लगे हैं, बुक से सीधा लाइन से क्वेश्चन उठ के नहीं आ रहा है ना। पहले से 40 क्वेश्चन, मैं बोलता था 40 क्वेश्चन फिलिप कॉटलर से उठ के ऐसे आ जाते थे, 40 नहीं तो 35 तो आ ही जाते थे। इसमें मेरा एक ऑब्जर्वेशन, मैं आपको आपकी बात रोक के मैं अपना ऑब्जर्वेशन बताऊंगा। इनिशियली व्हेन IBPS स्टार्टेड टेकिंग इन स्टूडेंट्स फॉर एसओ, तो जब शुरुआती एग्जाम, क्योंकि मैं तो 7-8 साल से ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, तो शुरुआती जो पेपर हुए थे ना एसओ के, वो उनका एक्सपेक्टेशन था कि आपको मार्केटिंग आती है कि नहीं, उस समय एक्सपेक्टेशन ये था। अब जो एक्सपेक्टेशन है एग्जामिनर्स का वो ये है कि आपको मार्केटिंग तो आनी चाहिए, उसका एप्लीकेशन भी आपको आना चाहिए कि अगर आपको जॉब दी जाए मार्केटिंग ऑफिसर की तो आप अप्लाई कैसे करोगे नॉलेज। तो इसीलिए जो मेरा कंटेंट मैंने बनाया उसमें मैंने इंडियन कंटेक्स्ट डाला है, बहुत सारे एग्जांपल्स डाले हैं। अगर आप देखोगे तो कुछ एडिशनल लेक्चर्स मैंने बाद में ऐड भी करे हैं कि बैंकिंग में क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है, बैंक्स कैसे यूज करते हैं, ताकि आप रिलेट कर सको। तो ये मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। पीएलसी पे क्वेश्चन आया था, सबको पता है पीएलसी इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई मैं नया कुछ ऐड नहीं कर पाऊंगा, आप सब पढ़ के जाएंगे, नेक्स्ट ईयर देंगे आप पढ़ के जाएंगे पक्का। लेकिन मैंने उसमें जो क्वेश्चन देखा, वो क्वेश्चन यदि आपने पीएलसी नहीं समझा है, आप सर से पढ़ें, किसी भी बुक से पढ़ें, मैं किसी को रेफर नहीं बोल रहा हूँ, आप कहीं से पढ़ें, लेकिन आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, यदि आपने वो डायरेक्ट बुक से पढ़ा है तो आप उतना अच्छा नहीं समझ पाएंगे जब तक सामने से कोई बताएगा नहीं, है ना। पीएलसी को आज इस बार 2 क्वेश्चन पीएलसी से आए थे, दोनों प्रोसेस पे थे, सीधे सीधे, कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है कि अब ये होता ही नहीं है कि कौन सा फेज है जिस फेज में जाके कॉस्ट बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा, वो टाइम जा चुका है। तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आप बुक से पढ़ के जाएंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे, लेकिन आपको बुक को पूरा थरली पढ़ना है, उसकी एप्लीकेशन खुद ऑब्जर्व करनी है। एटलीस्ट जो आपको बता रहा है वो कोई भी हो, सर हो या कोई और हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ इस बात को, लेकिन कोई और भी हो सकता है, वो जो आपको बता रहा है वो एटलीस्ट खुद ऑब्जर्व करके उस ऑब्जर्वेशन को आप तक पहुंचा सकता है। बस ये ज्यादा फायदा है किसी भी वीडियो लेक्चर्स वाले सिलेबस का लेने का, है ना। और मैं ये बात क्लियर बोलूंगा, सर अपनी तरफ से ये बात बोल देते हैं कि किसी को वीडियो लेक्चर्स नहीं लेने हैं, कोई और भी सर के पास है कि कुछ कम में ये वाला ले लो, मैं सबको ये बोलूंगा सब वीडियो लेक्चर्स लेना, कोई फायदा नहीं है, कुछ भी मैटर नहीं करता है। आप एक बार, है ना, बस कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं करना, आपको लास्ट ईयर की किसी जिससे भी आप इंस्पायर हो रहे हो उससे आप लास्ट पे स्लिप मंगा लेना उसकी, और ये देख लेना कि कितने की पे स्लिप आती है फर्स्ट मंथ की, और कितना पार्ट उसका आप एक वीडियो लेक्चर पे दे रहे हो, है ना। तो आप ये देख सकते हैं कि आप कितना पैसा आपको मिलने वाला है किस चीज का, और कितना आप पे कर रहे हो। तो ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, वीडियो लेक्चर्स लेना जरूरी है, मैं सबको बोलूंगा। ठीक है, आप टेस्ट सीरीज लो, अच्छी बात है, लेकिन मैं अभी भी फोकस करूंगा आप वीडियो लेक्चर्स लो, वो ज्यादा इंडल्ज करते हैं आपको दूसरे। मेरे को एक फीडबैक और मिला है बच्चों से कि सर एक्चुअली क्या होता है, जब हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, तो हमारा बहुत सारा समय बहुत सारे रिसोर्सेज को जुटाने में चला जाता है कि किताब कहाँ से आएगी, क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, मॉक्स कहाँ से आएंगे, वीडियो लेक्चर्स कहाँ से आएंगे, नोट्स कहाँ से आएंगे, और इवेंचुअली हम बहुत सारे ग्रुप्स में जुड़ जाते हैं और फिर हम इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं रिसोर्सेज जिनकी क्रेडिबिलिटी भी नहीं होती, तो वो भी आपका टाइम और एफर्ट काफी बच जाता है इससे। हाँ सर, मैं तो इस बात को मैं किसी बच्चे की फीडबैक पे बिलीव भी नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, मैं अपने बारे में बताता हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा मैं। मेरे पास सर इतनी फोटोकॉपी जो आपके सिलेबस लेने से पहले थी मेरे पास, जो मैं खुद करा के लाया था, है ना। हर शहर में, हर जगह, आपको पता है मेरे शहर में आरजी इंटर कॉलेज है, वहां पे बहुत सस्ती फोटोकॉपी होती है ना, तो उसके लिए हम परेशान होते ही नहीं है ना। मैं इतनी फोटोकॉपी करा के लाया हूँ जिसके बैकग्राउंड पे अलग अलग यूनिवर्सिटीज के लोगो लगे हुए हैं, बॉम्बे, ये इतने सारे क्वेश्चन है ना सर, 500 क्वेश्चन है, और मैंने वो सब कुछ, मैंने सोचा मार्केटिंग के जितने भी क्वेश्चन अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, वो मैं सबसे गो थ्रू होके जाऊंगा, है ना। और ये सब सोच सकते हैं, लेकिन ये कोई भी अच्छा तरीका है नहीं, ये कोई तरीका नहीं है पढ़ने का किसी सब्जेक्ट को। ये तब तक था जब तक क्वेश्चन उठ के कहीं से उठ के आ रहा था,
ये अब जब तक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है तो आप क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाएंगे, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला, आप कितने भी क्वेश्चन हो जाए। और हाँ, अब मुझे नहीं पता ये सर क्वेश्चन मुझसे पूछेंगे नहीं पूछेंगे, लेकिन मैं अभी बता देता हूँ, ये मैंने पहले सोचा था, ये जरूर बताऊंगा। सर के जो कोर्स है, इस कोर्स में एक बहुत अच्छी चीज है, वो ये है सर, एक चीज देते हैं सर, मुझे नहीं पता, सर ने पहले मुझे बताया नहीं था, मुझे मिल गया, वो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आते हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं। तो मैं सबको एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा, आप एक चैप्टर पढ़ते हैं, आप एक चैप्टर पढ़ें, उस चैप्टर के जब आप क्वेश्चन सर के पोर्टल पे जाके देते हैं, एप्लीकेशन पे या पोर्टल पे जैसे ही आप जाके देते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि आपने इस चैप्टर का ये पूरा तैयार हो गया है। यदि आप उस, बहुत अच्छी बात यह है कि आप जिस बुक से रेफ कर रहे हैं वो बुक फिलिप कॉटलर है, सर जिस बुक से ऑब्जर्व करके मेहनत करके उन क्वेश्चंस को निकाल के ला रहे हैं वो फिलिप कॉटलर है। तो आपको ये क्लियर हो गया है कि आपने कितना हिस्सा आपका हो गया है। यदि आप 80-90% कर पा रहे हैं तो ठीक है, आपने प्रिपेयर कर लिया, क्योंकि 10% सर अपने हिसाब से क्वेश्चन पूछते हैं, हो सकता है आप ना कर पाए, लेकिन 80-90% कर पा रहे हैं तो आपने चैप्टर तैयार कर लिया। उसके बाद सेकंड चैप्टर पे चलते हैं, ऐसे ही आप 23 की 23 कंप्लीट करते हैं, है ना। अलग अलग एडिशन में कोई 21 है, कहीं 23 है, कोई इससे कंफ्यूज ना हो, है ना। तो 23 तक आप पहुंचते हैं धीरे धीरे। उसके बाद सर खुद ही ये बोलते हैं कि आप जहां से लेना चाहें, जिससे लेना चाहें, क्विज जिसके आपको अच्छे लगते हैं उससे लें, आपने अब तक लिए हो वो लें, मैं अपने भी बताऊंगा मैंने कहां से लिए, है ना। उसके बाद जिसमें कि कंक्लूडेड आते हैं, जिसमें पूरा टेस्ट बेस्ड टाइम बेस्ड चलता है, वो चलता है, आप वहां से लेते हैं, तो आपको पता है कि कलेक्टिवली आप कितना प्रिपेयर कर चुके हैं और कितना बाकी है। तो जो चैप्टर वाइज क्विज है, मैं उस पर बहुत ज्यादा फोकस करूंगा। ये मेरा इंडिविजुअल है, हो सकता है आप लोगों का अलग हो, लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि जो चैप्टर वाइज है वो इसलिए है सर, क्योंकि आप जब कलेक्ट, यदि आपने पूरा चैप्टर या पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, उसके बाद किसी भी पोर्टल से उठा के आप पूरा का पूरा कलेक्टिव एक 40 मिनट का, आधे घंटे का पूरा एक क्विज दे देते हैं, उसमें आप ये भी नहीं सोच पाते कि किस चैप्टर से क्वेश्चन था और मेरा कौन सा प्रिपेयर हुआ है चैप्टर, कौन सा नहीं हुआ। चैप्टर वाइज में ये जरूर फायदा है कि आप कर पाएंगे उन्हें, है ना। और मैं बार बार इस एप्लीकेशन बेस वाली पॉइंट को रखना चाहूंगा कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, तो आप इस बात को याद रखें कि रटने से, याद रखने से नहीं होगा कुछ, आपको कोई समझाने वाला, समझने वाला होना चाहिए। अच्छा, तो साहिल आपने कितने अटेम्प्ट किए थे मेंस में? अच्छा सर, मेरे अटेम्प्ट है सर 43। और स्कोर कितना बना आपका मेंस का? 60 में से कितने नंबर आए आपके? सर मेरा, सर आप 60 में से पूछ रहे हैं ना मेरे से? हाँ 60 में से, 80 में से पूछ रहे हैं? 60 में से। अच्छा सर 60 में से मेरे, हाँ सर 60 में से मेरे 32 नंबर है। 60 में से आपके 32 है, तो अच्छा स्कोर रहा। उसके बाद इंटरव्यू का कैसे आपने करा? एक बार 60 में से 32 आ गए, और क्योंकि वैकेंसीज इस बारी 500 प्लस थी, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि भाई तैयारी आगे बढ़ाएंगे इंटरव्यू के। तो फिर उसके बाद इंटरव्यू के लिए आपने क्या किया, कैसे किया आपने? सर मैंने जैसे बोला, आप जो सर का वीडियो लेक्चर वाला कोर्स है, उसमें सर ने बोल दिया था कि आपको कुछ अमाउंट पे करना है और आप इंटरव्यू प्रिपेयर मेरे ही पोर्टल पे कर पाएंगे। वो कुछ अमाउंट मैं सोच के चल रहा था कुछ तो होगा, लेकिन वो कुछ भी नहीं था। मैं नहीं बताना चाहूंगा वो कितना अमाउंट था। बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, बता दो, जो तुम्हारा मन बता दो। क्योंकि वो 2 रुपए था, नहीं सर वो 20 रुपए था, क्योंकि मुझे याद भी नहीं सर, वो 20 रुपए था मेरे ख्याल से, 10 या 20 रुपए था। हाँ सर ने, कुछ ऐसा था, 10 रुपए था, सर 20 रुपए था। याद भी इसलिए नहीं है ना, आप ज्यादा खर्च करते हैं तो आपको याद, हाँ आप ज्यादा खर्च करते हैं, मेरी जेब से 1000 रुपए जाते तो मुझे याद भी रहता है ना। तो ये 10 रुपए होने की वजह से मुझे याद नहीं है। तो हाँ, तो जो मैंने कोर्स लिया था, आप उसी कोर्स में वो मान सकते हैं, उस कोर्स में वो इंक्लूडेड था इंटरव्यू की पूरी प्रिपरेशन। सर बेसिकली क्या करते थे सर, रोज आते थे, वीडियो लेक्चर्स लेते थे रैंडमली, किसी बच्चे से रैंडमली, कोई इसमें पार्शियलिटी नहीं है, और ये भी पॉसिबल नहीं है, सर के पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, बहुत सारे लोग प्रिपेयर करते हैं कि सबका इंटरव्यू हो पाएगा, लेकिन सर ने कोशिश की कि सब लोग आ पाए एक बार एटलीस्ट, है ना। सर आते थे, रैंडमली बच्चों को सिलेक्ट करते थे, वो लोग इसकी स्क्रीन शेयर करते हैं, और सर बिल्कुल वैसा माहौल देते हैं, वही क्वेश्चन अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो मेरे से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे गए थे, मैं बिल्कुल बताऊंगा क्या पूछा गया था मेरे से, है ना। वही क्वेश्चन मुझसे जैसे पूछे गए थे, सर ने मुझसे भी पहले पूछे हैं, और बाकी लोगों के एक्सपीरियंस से भी आप, क्योंकि मुझे याद है कि जब मेरे आसपास से या कहीं से भी कोई बच्चा आता था, जब भी होता था कि सर मैं यूपी से हूँ, तो मुझे लगता था अब सर लेंगे और मुझे ये देखना है यूपी वाला बच्चा कैसे आंसर करता है, क्योंकि दिल्ली वाला करता है वो दिल्ली के
हिसाब से करता है ना, दिल्ली वाला अलग बोलता है, यूपी वाला अलग तरीके से बोलता है। तो मुझे लगता है चलो यूपी वाले का मुझे देखना है कैसे बोलता है, क्योंकि मैं यूपी से ना। तो मुझे अच्छा लगा कि मैंने वो स्क्रीन शेयर सर के साथ की और वो काफी फायदा किया। मैं बहुत टफ नहीं बोलूंगा इंटरव्यू को, कोई बहुत टफ था, है ना। इसमें हो सकता है थोड़ा लक फैक्टर भी होता है, और हो सकता है मैं बहुत ज्यादा बोलता भी हूँ, तो ये भी थोड़ा सा काम कर जाता है, मैं काफी बोल देता हूँ। चलो, तो आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस थोड़ा बताएं, किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे? तो सर जब मैं गया अंदर, बेल बजाई, मैंने बेसिकली वही कि मैंने राइट हैंड साइड डोर खोला और उसे ऐसे बंद किया कि मेरा हाथ ना हिल जाए। मैंने लेफ्ट हैंड से वो इजीली बंद कर दिया। बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं हुआ वहां पे, है ना। कभी कभी बच्चे नर्वसनेस में हो जाते हैं, तो वो नहीं हो पाया। बहुत इजीली अंदर गया, मैंने सबको विशेष दी, गुड आफ्टरनून बोला और आराम से सीट पे बैठ गया। उन्होंने नहीं बोला था बैठने के लिए, लेकिन वो बहुत ही लाजमी था, बहुत इजीली उन्होंने बोला था, है ना, जेस्चर से कि ठीक है बैठिए आप। तो बैठने के बाद उन्होंने सबसे पहले मुझसे पूछा, टेल मी अबाउट योर प्रोफाइल। पहले क्वेश्चन पे कंफ्यूज हूं मैं, इतनी तैयारी करने के बाद पहले क्वेश्चन पे कंफ्यूज, कि क्योंकि यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं, या तो मेरे बारे में पूछ रहे हैं या मार्केटिंग ऑफिसर की प्रोफाइल के बारे में पूछ रहे हैं। क्वेश्चन थोड़ा अलग था, क्योंकि प्रोफाइल वर्ड उन्होंने यूज कर दिया था। यदि वो मुझसे बोलते हैं कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, है ना, ये ऐसा कुछ बोलते तो मुझे अपने बारे में ही बोलना था, है ना। उन्होंने बोलते टेल मी अबाउट योर प्रोफाइल, है ना। तो फिर मैं थोड़ा कंफ्यूज गया, तो मैंने क्लियर किया बहुत ही पोलाइटली कि सर आप किस बारे में पूछ रहे हैं, एमओ की प्रोफाइल के बारे में या मेरे अपने इंट्रोडक्शन के बारे में। तो उन्होंने हंस के बहुत स्माइल करते हुए बोला, ओके ठीक है, मेरी गलती है, आप अपने बारे में बता दीजिए, है ना। तो तो मैंने पूछा, तो फिर वही वो बेसिक सा जो सब लोग इंट्रो याद करते हैं। तो और आपसे क्या क्या पूरा बोला। हाँ सर, उन्होंने अगला क्वेश्चन क्योंकि मेरा आईटी फील्ड था, मैंने बोल दिया था मेरी जो माइनर है वो आईटी है। तो उन्होंने बोला अच्छा आपका बीटेक है सीएस से, मैंने कहा यस सर। तो उन्होंने पहला क्वेश्चन मेरे से ये पूछा, जो सब्जेक्टिव था, जो व्हाट इज वेयर हाउसिंग एंड व्हाट इज डेटा माइनिंग एंड डेटा वेयर हाउसिंग। जो आईटी से है बेसिकली, हो सकता है जो आईटी से ना हो वहां तक ना पहुंचे, लेकिन ये एमबीए का भी क्वेश्चन बोल सकते हैं, इससे कोई स्पेसिफिक आईटी का नहीं है। डेटा माइनिंग और डेटा वेयर हाउसिंग, है ना, ये क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने उन्हें अच्छे से बता दिया, है ना। और फिर उनका अगला क्वेश्चन ये था कि साहिल आप कभी टीचर रहे हैं, है ना, आपने कभी टीचिंग की है? तो फिर मैंने बोला कि सर मैंने एमबीए करने से पहले, बीटेक करने के बाद 1.5 साल टीचिंग की है, 1.5 ईयर, है ना, मैंने टीचिंग की है ना। तो फिर उन्होंने बोला ओके, है ना, क्योंकि या तो उन्होंने मेरे समझाने से बताने से ऐसा लग गया कि मैं कुछ ज्यादा ही वो करता हूँ। तो उन्होंने बोला कि उसके बाद उन्होंने पूछा कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में 2 डिफरेंस आप मुझे बता दें कि क्या डिफरेंस होते हैं 2। तो मैंने वो बता दिए, है ना। तो उन्होंने मुझसे बोला अगला क्वेश्चन कि आप बैंकिंग के बारे में कितना जानते हैं, आप बेसिकली बैंकिंग को कितना जानते हैं। तो मैंने बहुत ही ऑनेस्टली आंसर दिया। मैंने आंसर किया कि सर मैं ऐसे बुकिश बहुत ज्यादा नहीं जानता हूँ बैंकिंग के बारे में, जितना मेरा बैंकिंग से राबता रहा है, या फिर मेरा भाई एसबीआई क्लर्क है, उसने मुझे जितना बताया है, एसबीआई क्लर्क है, उसने मुझे जितना बताया, हाँ वो मुझे पता है। आपका इंट्रोडक्शन पूछ लिया, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड पूछ लिया, थोड़ा बहुत बैंकिंग पूछ लिया, बेसिक पूछा, और उसके बाद कुछ नहीं उसके बाद। लेकिन सर मेरा थोड़ा लंबा खिंच गया था, मेरा 21-22 मिनट का था इंट्रो, 22 मिनट लगे थे मुझे अंदर। आपको इंटरव्यू में तो उन्होंने अगला क्वेश्चन पूछा कि सर मेरे 18 है। बहुत बढ़िया, 20 में से? हाँ सर। और आपका फिर टोटल स्कोर कितना बना 100 में से? 32 आपके आए 60 में से, वो कितने में कन्वर्ट हुए आपके? सर वो 44 में कन्वर्ट हुए। 44 में, और यहाँ पे 18 इसमें कन्वर्ट हुए, मिल गए 18 सर 63 के आसपास। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप बस मतलब बहुत ही अच्छा अचीवमेंट रहा आपका ये। हाँ सर अच्छा रहा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं सर, आपके साथ जर्नी अच्छी रही है, ऐसी कोई बात नहीं, और आगे भी रहेगी, मैं आपको आगे भी परेशान करूंगा स्केल 2 स्केल 3 के लिए भी। हमारा एक ग्रुप है जहाँ पे सिलेक्टेड कैंडिडेट जब वो ज्वाइन करने जाते हैं तो मैं उनको व्हाट्सएप में ग्रुप में जोड़ लेता हूँ। उसका बेनिफिट ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स मेरे अभी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनका एक ग्रुप बन जाता है, तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। आपके बहुत सारे सीनियर्स भी मिलेंगे आपको, शायद यूनियन बैंक अलॉट हुआ है, राइट? यस सर, यूनियन बैंक है, यूनियन बैंक चांसेस बहुत ज्यादा थे। हाँ, तो यूनियन बैंक के आपके सीनियर्स होंगे, आपको गाइड करेंगे, अच्छे से बताएंगे, सारा काम करेंगे। हाँ सर। मजा आ गया आपसे। हाँ मेरी एक दो क्वेरी है, वो बेसिकली वो इससे अलग है। हाँ जी, हाँ मैं बाद में आपसे पूछूंगा वो, मेरी अपने लिए कुछ पर्सनल क्वेरी है, वो मैं आपसे पक्का पूछूंगा। वो तो आप कभी भी और मैं लास्टली ये सबको क्लियर करूंगा कि ये बिल्कुल मार्केटिंग या सेलिंग कॉल नहीं है ना, मैं वो बिल्कुल नहीं करूंगा। मुझे जितना हेल्प किया गया मैंने उतना क्लियरली आपको बताया है ना।
क्योंकि मैं सर जब मैं ये सब कंज्यूम करता हूँ ना, ऐसी वीडियोस जब मैं कंज्यूम करता हूँ तो मेरे दिमाग में हमेशा ये आता है। अब ये देख लो कि ये मार्केटिंग वर्ल्ड है, इतना ज्यादा हो गया है एग्रेसिव मार्केटिंग, तो कि मेरा आपके तो दिमाग में हमेशा यही आता है। प्रोसेस है, मैं अपने स्टूडेंट्स को एक ही बात बोलता हूँ, क्योंकि मैं मार्केटिंग पढ़ाता हूँ, तो और आप लोग मार्केटिंग पढ़ते हो तो दे कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग वेयर। बट मेरा एक ही कहने का मतलब है कि मेरे ब्रांड एम्बेसडर्स भी आप लोग हो, मेरे मेरे यस सर। सारा कुछ आप ही लोग हो, प्रमोटर्स भी आप हो, ब्रांड एम्बेसडर्स भी आप हो, तो मेरा प्रमोशन आप ही लोग हैं और कोई नहीं। और जब देखो अंडरस्टूड है, देखो अगर हमको सस्टेन करना है एज अ यूनिट, तो हमको हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी प्रेजेंस बना के रखें, और इसमें कुछ गलत नहीं है। बट हाँ, एक जेन्युइन अगर हम इनपुट लेते हैं स्टूडेंट से, और स्टूडेंट्स अगर विलिंगली शेयर करते हैं, तो ये हमारे लिए भी बहुत अच्छा है। और मुझे लगता है ये ऐसा ही होना चाहिए। जबरदस्ती में किसी से बोल के करवा के वो मजा नहीं आता। बच्चे विलिंगली अपने आप जुड़ हाँ जाते हाँ हैं, सर। अपने आप बोलते हैं कि सर हम आपसे बात करना चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ ठीक है, मजा भी आता है उसमें, और एक इनपुट, एक सही इनपुट मिलता भी है बच्चों को जो तैयारी करने शुरू करने जा रहे हैं। हाँ सर, ये है सर। मैं क्लियर बताऊंगा कि मैंने सर को कॉल किया था थैंक यू बोलने के लिए कि सर थैंक यू, हो गया, चलो हो गया। चलो भाई, ऑल दी वेरी बेस्ट साइड, और आपसे मिलके मजा आ गया, संडे अच्छा बीत गया आज। और आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जब बैंक में जाएं तो भूलना मत, मैं आऊंगा तुम्हारी ब्रांच में चाय पीने। यस सर, यस सर। और मैं सर ये बात मैं नहीं बोल पाऊंगा आपसे ये बात कि मुझे मिलके मजा आई, क्योंकि मैं पहले भी बहुत बार मिला हुआ हूँ, है ना। तो मुझे हमेशा मजा आता है सर आपसे मिलके। चलो ठीक है, बाय, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सर।